खबर तफसील से। बीजेपी लीडरों की इश्ताल अंगेज बयानबाजी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। समाजी कारकुन हर्ष मंदर ने आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा समेत कई लीडरों के खिलाफ अर्जी दाखिल की। अर्जी में उन तमाम के खिलाफ इश्ताल अंगेजी के मामले में FIR दर्ज करने की अपील की गई है। अदालत इस अर्जी पर बुध को समाअत करेगी। उधर दिल्ली के फिरका वाराना तशद्दुद को MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मंसूबाबंद नस्लकुशी बताया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे विनीत कुमार से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस फसाद बर्पा करने वालों का साथ दे रही थी और हुकूमत खामोश थी। हमारे साथ सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली की जो हिंसा हुई है, कैसे देखते हैं सर? ये इसको हिंसा नहीं कह सकते आप। ये प्री प्लान तरीके से एक जेनोसाइड प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है। ये तो हिंसा नहीं है, तो बाकायदा प्लानिंग प्रोग्राम के साथ किया गया है और पुलिस उनका साथ दे रही थी, सरकार खामोशी बनाई बैठी थी। इसीलिए आज हम देखते हैं कि 45 लोगों की मौत हुई है, हज़ारों करोड़ की जायदाद को नुकसान पहुंचा है और कई लोग बेघर हो चुके हैं। यही है इसकी हकीकत। सर, मैं कई भड़काऊ बयान की बात की जा रही है। सर, आपके पार्टी की भी जो कई सांसद हैं, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भड़काऊ बयान है। बिल्कुल हमारी वजह से फसाद हुआ। हमने ही कहा गोली मारो, हमने ही कहा कि पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। हमने ही कहा, बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं सर, अभी जो सर जिस तरह से इस्माइल साहब का बयान आया सर, मेरे दोस्त इस्माइल साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया है। मैंने भी उनसे बात की है। मुफ्ती साहब को मैंने कहा है कि आप जरा क्वेश्चन एक्सरसाइज करें। मुफ्ती साहब ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है, तो देख लीजिए ना, देख कर मुझसे सवाल करिए आप। कैंसन आपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। के कशीदा हालात को देखते हुए दिल्ली असेंबली ने 9 रुकनी अमन व हम आहंगी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत आप MLA सौरभ भारद्वाज करेंगे। कमेटी में अरकान असेंबली आतिशी और राघव चड्ढा भी शामिल होंगे। बजट सेशन का दूसरा मरहला आज शुरू हुआ और दिल्ली तशद्दुद के मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इजलास शुरू होने से कबल अपोजिशन के लीडरों ने पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। सेशन के दौरान भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में काफी हंगामा हुआ। अपोजिशन लीडरों ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। कहा, जब दिल्ली जल रही थी तो हुकूमत सो रही थी। दिल्ली तशद्दुद पर कांग्रेस मरकजी हुकूमत को घेर रही है। कांग्रेस लगातार अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। शशि थरूर ने PM मोदी से भी कहा कि वो दिल्ली में हुए तशद्दुद पर अपनी खामोशी तोड़ें और ये जाहिर करें कि आखिर मरकजी हुकूमत का दिल्ली तशद्दुद पर क्या कहना है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए। तो दिल्ली में हुए फिरका वाराना तशद्दुद के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट ने एहतजाजी मुजाहरा किया। TMC के मेंबरान पार्लियामेंट ने आंखों पर स्याह पट्टी बांधकर एहतजाज किया, तो दूसरी तरफ आप लीडर ने BJP मुर्दाबाद के नारे लगाए। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आप और कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि वजीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा दें। अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाया कि आखिर इश्ताल अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस मुजाहरे में राहुल गांधी, शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी समेत कई बड़े लीडर शामिल हुए। दिल्ली फसाद में फसादियों ने कई मासूम लोगों को हमेशा के लिए खामोश तो कर दिया, लेकिन वो मुल्क की कौमी यकजहती और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। अब जबकि हालात मामूल पर लौट रहे हैं तो कुछ ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जो मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मजीद मजबूत बना रहे हैं। 24 फरवरी को दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में तशद्दुद फूट पड़ा। इस दौरान सिख समाज से ताल्लुक रखने वाले बाप और बेटे ने खामोशी और बहादुरी के साथ इलाके से तकरीबन 50 मुसलमानों को महफूज मकाम पर पहुंचाकर उनकी जान बचाई। मोहिंदर सिंह ने अपने बेटे की मदद से 2 व्हीलर पर बारी बारी से 50 से ज्यादा मुसलमानों को गोकुलपुरी से करदमपुरी पहुंचाया। हमारे नुमाइंदे पंकज ने मोहिंदर सिंह और उनके बेटे से खास बातचीत की है। सिख अगर अपनी पगड़ी पर आना चाहे तो किसी की जान ले भी सकते हैं, और अगर किसी की जान बचाने की ज़रूरत है तो अपनी पगड़ी देकर जान बचा भी सकते हैं। दिल्ली दंगों में एक ऐसी ही उदाहरण देखने को मिली जब मोहिंदर सिंह ने अपनी पगड़ी से बहुत सारे लोगों की जान जो है आपने बचाई। वो वाक़या में तमाम दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं उस समय मंजर क्या था और किस तरह से आपने मुस्लिम कम्युनिटी के पगड़ी बांधकर जो है उनकी जान बचाई। 24 तारीख की शाम को लगभग 5 बजे हम अपने शॉप पे कारोबार में कर रहे थे
तो अचानक दुकान के सामने से काफ़ी भीड़ बड़ी संख्या में उग्र रूप में इकट्ठी हुई। जो हमारे नज़दीक चौक है उसके पीछे गली में मस्जिद है, तो नज़दीक में मस्जिद को देखते हुए यहाँ पे तनावपूर्ण माहौल बन गया जो बाहर से भीड़ आई हुई थी। तो उस तनाव को देखते हुए यहाँ पहले तो सबसे पहले सभी दुकानदार मार्केट जो है उनके शटर बंद हो गए थे, और हाँ जो पीछे मस्जिद है उसमें नमाज का समय होने के कारण काफ़ी संख्या में मुस्लिम भाई इकट्ठे थे। तो यहाँ पे जो हमारे दुकान के नज़दीक कुछ मुस्लिम परिवार भी रहते हैं, उनमें भी काफ़ी तनाव, उस समय घबराहट का माहौल हो गया था। और इस तनाव के माहौल को देखते हुए सभी परिवारों ने इलाके को जान का खतरा महसूस करते हुए छोड़ने का फ़ैसला किया था। हमारे परिवार में मेरी मिसेज ने यहाँ उनकी महिलाओं को घर पर जाकर के समझाया कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में हमने उनको थोड़ी सी टाइम पनाह भी दी कि माहौल ठीक हो जाएगा तो आप वापस अपने घरों में चले जाना, लेकिन माहौल ज़्यादा ही तनावपूर्ण होता गया तो उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि नज़दीक की कॉलोनी करदमपुरी में आप हमें यहाँ से पहुँचाने का कोई प्रबंध करें। रास्ते में काफ़ी भीड़ थी, चौराहों पे रास्ते तकरीबन बंद थे। ख़तरे को देखते हुए मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया इंद्रजीत सिंह को कि जो भी साधन हैं वो साधन का अरेंजमेंट करके इनको यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है। इंद्रजीत मेरा बेटे ने बुलेट बाइक लेके आया और बाइक के ऊपर और मेरी स्कूटी के ऊपर हम दोनों ने इन मुस्लिम परिवारों को, जो पहले छोटी छोटी बच्चियों को, उनके बाद कुछ बच्चे यहाँ पे जो मस्जिद में पढ़ने के लिए थे, बहुत मासूम बच्चे थे, और उसके बाद में नौजवान बच्चे जो थे उनको हमने पगड़ियाँ बांध करके यहाँ से बारी बारी दोनों ने तकरीबन 18-20 चक्कर लगा करके लगभग 50 से 60 के करीब जो मुस्लिम बच्चे, स्त्रियाँ थी और बुज़ुर्ग थे, उनको यहाँ से करदमपुरी लगभग 1.5 घंटे में हमने यहाँ से शिफ्ट किया सुरक्षित स्थान पर। आपने पगड़ी इसलिए बांधी क्योंकि उनकी पहचान ना हो पाए, रास्ते में अगर कोई मिले तो उनको सिख लगे। हाँ, चूँकि रास्ते में काफ़ी सड़कों पे चौराहों पे भीड़ थी, माहौल तनावपूर्ण था, हमें लगता था कि रास्ते में कोई मिस हैपनिंग ना हो। इंद्रजीत भी मेरे साथ है। इंद्रजीत, उस समय आप बुलेट पर बाकायदा तौर पर लेकर जा रहे थे, क्या कुछ आपके मन में चल रहा था और उस समय सिचुएशन कैसी थी? सिचुएशन काफ़ी बुरी थी उस वक्त। जैसे कि हमारे बराबर वाले घर में ही पथराव किया गया और उनको उनके घर से निकाल के पहले अपने घर पे बिठाया काफ़ी देर, और फिर उसके बाद एक एक करके उनको नियर करदमपुरी एरिया में छोड़ा गया। और पहले राइड में मैं भी थोड़ा सा घबराया होता कि वहाँ पर ज़्यादा मोमडन होंगे, क्या कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा तो अपने मेरे दिल को भी तसल्ली मिली कि मुझे यहाँ पर ख़तरा नहीं है, मैं और भी राइड यहाँ पर लगा सकता हूँ। कितनी खुशी हो रही है, अब कई लोगों की आपने जान बचाई है, और क्या कुछ अब एहसास आपको? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और अपना बाकी जो हमारे गुरुजी ने जो हमें सिखाया है, बाकी हम उनके कहे नक्शे कदम पे चले। 84 में आपकी उम्र कितनी थी और उस समय क्या हालात आपने अपनी आंखों से देखे थे? 1984 में तकरीबन 16-17 साल की मेरी उम्र थी, और इसी इलाके में हम उससे पहले से ही रह रहे हैं। उस समय भी बहुत मंजर बहुत बुरा था, और हमारा हिंदू समाज से बहुत पुराना रिश्ता है, प्यार मोहब्बत हमारे बुजुर्गों का भी हमारे इलाके में बहुत पहले से ही मान सम्मान बना हुआ है। उस समय भी हिंदू समाज में बहुत अच्छे लोगों ने हमारी जान बचाई थी, और सच्चाई तो ये है कि हिंदू समाज की जो हमारे ऊपर देन थी वो कर्जा था हमारे ऊपर, और हमारे लिए विशेष संप्रदाय कोई नहीं है, हमारे सभी भाई हैं। वो कर्जा ही 1984 को उतारने का अभी जो समय था, सो उस कर्जे को उतारा हमने, समझ लीजिए हमने किसी विशेष संप्रदाय पे कोई एहसान नहीं किया है। हमारे लिए सिर्फ वो एक इंसान थे जो पीड़ित थे, जो फंसे हुए थे, उनकी जान बचाना हमारा धर्म था, और हमारे गुरुओं ने भी धर्म की रक्षा के लिए आगे आकर के बढ़ के ये सब सिखाया है। तो वही हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, हमें अपने गुरुओं का मान सम्मान भी रखना था। महेंद्र सिंह किस तरह से लोगों की जान बचाई वो वाक़या बताया, और साफ तौर पर क्योंकि कोई भी मज़हब, कोई धर्म जो है वो लड़ना नहीं सिखाता, वो आपसी बैर नहीं सिखाता, और ऐसी ही इंसानियत की तस्वीरें जब सामने आती है तो उम्मीद जगती है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। कैमरामैन कार्तिक के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कौमी यकजहती और भाईचारे को फरोग देता एक वाकया 25 फरवरी को भजनपुरा इलाके में भी पेश आया, जहां कुछ गैर मुस्लिम भाइयों ने मिलकर जियाउद्दीन नामी मुस्लिम शख्स की फसादियों से जान बचाई। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, इसलिए सिद्धू साहब, सोनू और जैन की ये नेकी दुनिया के सामने आ गई। सिद्धू साहब और सोनू और जियाउद्दीन से बातचीत की हमारे नुमाइंदे पंकज कपाही ने। दिल्ली दंगों के दौरान इंसानियत शर्मसार हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इंसानियत को बचा लिया। भजनपुरा इलाके में एक भीड़ ने मुस्लिम भाईचारे पर हमला किया तो उस समय मोहल्ले के हिंदू परिवार आगे आया, सिख परिवार आगे आया और सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बचा लिया गया। मेरे साथ हैं सिद्धू साहब। सिद्धू साहब, उस समय क्या वाकया हुआ था जब इन पर हमला हुआ और आपने किस तरह से हिम्मत दिखाई बचाने की? उस टाइम यहाँ पे अफवाहों का दौर बहुत था। मैं पिछली बड़ी गली में था, ऊपर आके बैठा ही था कि इतने भी शोर आया कि मार दिया मार दिया मार दिया। मैं उसी टाइम नीचे गया, पीछे का दरवाज़ा खोला और जायज़ा लिया। पता लगा कि एक आदमी को काफ़ी सारे लोग उसको मार रहे हैं। मैं हिम्मत करके आगे गया, एक दो ने मेरा साथ दिया, हम उसको पकड़ करके अपने अंदर ले आए, क्योंकि ये वाक़या मेरे दरवाजे के साथ ही था। एकदम अंदर किया, दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर हमारे ही लोग वहाँ पे खड़े हो गए द्वार बंद करके, ला करके हमने इनको रेस्क्यू किया इस तरह से। सीसीटीवी में फुटेज में नज़र आ रहा है कि बाकायदा तौर पर जब भीड़ हमला कर रही थी तो आप उनको लेकर आते हैं और उसके बाद पगड़ी भी आपकी तरफ से बांधी जाती है। पगड़ी क्यों आपने बांधी थी उस समय? क्योंकि उसे ये लगे कि सिखों घर है तो ये सिख बन के निकल रहे यहाँ से, तो हमने इसको पगड़ी बांधी। और क्योंकि मेरा घर टारगेटेड था कि यहाँ पे एक मुसलमान छुपा हुआ है, तो मेरे को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा पब्लिक आ जाए, ज़्यादा लोग आ जाए और मेरे घर के साथ साथ इनका भी नुकसान हो जाए। इसलिए मैंने इमीडिएट उसी टाइम ला करके जल्दी पगड़ी बांध करके इसको दूसरे प्लाट के अंदर शिफ्ट कर दिया। दंगाइयों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई इंसानियत नहीं होती। आप किस तरह से देखते हैं? आपने 1984 भी देखा है, 1984 में जो कुछ हुआ और आज जो हालात बने हैं, किस तरह से आप देखते हैं? 1984 में तब हम बिल्कुल ही निश्चित थे, हमें कुछ सपने में भी नहीं था कि कोई हमारे पे अटैक करेगा, इसलिए ज़्यादा कत्ले आम हुआ। वो कत्ले आम था, ये दंगे थे। हमारे साथ शख्स हैं। उस समय आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और आपका नाम क्या है और किस तरह से आपकी जान उस समय बची? नाम जियाउद्दीन है मेरा। मैं वजीराबाद से काम पे से आया था, काम पे से अपने घर जाया था सीधा बिरमपुरी में। वहाँ से फिर बिरमपुर में छोड़ने को चलना, दंगे वो पब्लिक देखी, मैं नीचे घुस गया, नीचे फिर पब्लिक कूद गई। वहाँ से फिर हम चिल्लाने लगा, मुल्ला आ गया, पकड़ो उसको पकड़ो। फिर गाड़ी मोड़ी ना, मैंने एकदम गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ नहीं पाई गाड़ी मेरी, पीछे से पकड़ के उन्होंने लाठी चार्ज मेरे पे कर दिया। मोटरसाइकिल था आपके? मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल में वहीं आग लगा दी उन्होंने। मोटरसाइकिल में आग लगा के मैं अंदर भाग गया सीधा। अंदर जो भागा हूँ, अंदर जाके उन्होंने पकड़ लिया इन लोगों ने मुझे। तो ये कितने लोग थे पता नहीं लगा, कितने थे, कौन से कहाँ से आए थे कुछ नहीं पता मेरा। इलाके वालों ने मुझे बचा लिया बस। ये इनका एहसान है मुझ पर, बहुत बड़ा एहसान है, ज़िंदगी भर याद रखूँगा इनके साथ में। और इस तरह से जब इंसानियत सामने आती है तो इंसानियत में विश्वास हमेशा रहता है। विश्वास तो हो गया मुझे, इन लोगों को हो गया विश्वास। अब मैं जब भी तो आ गया, इन्होंने एक दफ़ा फ़ोन करा, मैं भागा आ गया इनके पास से। यहीं तक खजूरी है, मैंने अभी आ रही हूँ, वो काम छोड़ा मैंने पहले अपना, पहले इनके पास आया मैं। आपके घर वालों ने क्या कुछ कहा जब आप घर पहुँचे? घर वालों ने दुआई दी इन लोगों को, बहुत दुआ दी। मेरी माँ ने जो आ रही है मिलने, वो इनको दुआ दे रहा है। जो भी रिश्तेदार है, खाला मौसी फूफो जो भी आया, दुआ दे रहा है इनको। सोनू, तुम्हारी उम्र में ज़्यादातर लोग उस समय कहीं ना कहीं दंगों की तरफ बढ़ रहे थे और तुमने किस तरह से उस समय ये सोचा कि नहीं, भीड़ से बचाना है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मज़हब का हो, लेकिन मेरे सामने अगर कोई मर रहा है तो उसको बचाना है? उस समय कैसे दिमाग में आया और डर लगा कि भीड़ में अगर बचाने गया तो मुझ पर भी हमला हो सकता है? मैं बाहर था, मुझे पता लगा कि ऐसे कोई भाई है वहाँ पकड़ा गया है या कौन है मुझे पता नहीं था उस टाइम। कोई बता रहे थे कि भीड़ मार रही है बड़ी बुरी तरीके से और शायद छोड़ेगी नहीं, क्योंकि पहले मैंने जाके देखा कि यहाँ पे इधर से पीछे की साइड से भीड़ इतनी थी कि मैं इधर से क्रॉस नहीं कर पाया, ना इनके घर में आ पाया। फिर वापस घूम के गया, इधर जैन साहब ने, विकास ने, विवेक भाई ने, अशोक भाई ने, इन सब ने मिलके इन्हें बचाया। उसके बाद मैं बाहर रोड पे था तो लोगों ने बोला एक पकड़ लिया, उसको मारो। तो किसी ने बोला कि सरदार जी के घर में छुपा हुआ, वहाँ चलो सारे। क्योंकि मैं बाहर था तो मैं बाहर देख रहा था, इतनी भीड़ थी। ये सच बात है, मैंने अब तक किसी को बताई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि बाहर लोगों ने भीड़ लगा रखी थी, बोला कि वहाँ चलते हैं, उधर एक है उसको मार देंगे, ऐसे कर देंगे। तो अब उन लोगों की शक्ल मेरे सामने अभी तक है, मैं जानता हूँ, पहचान भी लूँगा, मगर वो यहाँ के तो नहीं थे, मुझे इतना पता है। मैंने समझा, मैंने अब कुछ गड़बड़ हो सकती है।
सरदार जी के पास मैं आया, मैंने कहा भाई इनको यहाँ से रिप्लेस करो, अगर यहाँ रहेंगे तो दिक्कत होने की संभावना पूरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर किसी तरह इनको हमने पगड़ी पहनाई, पगड़ी पहनाने के बाद इनकी मूछ नहीं है तो मगर ये फिर भी सरदार नहीं लग रहे थे। फिर हमने इन्हें यहाँ से जगह चेंज करके दूसरे प्लॉट में लेके गए। वहाँ ले आने के बाद इनको चाय नाश्ता कराने का मोटिव ये नहीं था कि चाय नाश्ता, हमें नहीं पता था कि कब तक हमारे साथ रहेंगे, 2 घंटे 4 घंटे या 2 दिन, क्योंकि हमें नहीं पता था कब तक लड़ाई चलेगी, ना हमें अपना पता था। फ़ोटो भी इसलिए खींची कि कभी हुआ तो याद रहेंगी कि कोई भाई था, ये नहीं पता था आप लोग यहाँ जाओगे, मीडिया आ जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि हमने ऐसा कुछ काम किया है। अपने मन की तसल्ली के लिए काम किया, क्योंकि चलते हुए आदमी को आप कैसे मार सकते हो किसी को। इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो इंसानियत जिंदा है, इंसानियत बची हुई है, और इसीलिए देश जो है एक गुलदस्ते की तरह है, और अगर गुलदस्ते में एक भी फूल अलग हो जाए तो वो गुलदस्ता बिखर जाता है। और इसीलिए बाकायदा तौर पर पूरे देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई भाई का नारा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं होता, और वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं, वो इस तरह के दंगे जो है वो करवाते हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के मौजपुर मेन बाजार में धुएं से काली हो चुकी एक दुकान को फसादियों ने लूट लिया। ये दुकान लूट का दर्द बयान कर रही है, हालांकि बाजार में जिंदगी लौटती नजर आ रही है। ज्यादातर दुकानें अब खुली हुई हैं। इसी बाजार की गली नंबर 1 में ये दुकान मोहम्मद अफसर की है, जो ज्वेलरी और चूड़ियों की है। इस दुकान को लूट लिया गया, लेकिन इसी गली में कई और मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें इसलिए नहीं लूटी जा सकी क्योंकि यहाँ के हिंदू दुकानदारों ने इन्हें बचा लिया। देखिए खुर्रम शहजाद की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली हिंसा की जहां दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं ऐसी भी तस्वीरें और ऐसी भी कहानियां सामने आई हैं जिसमें हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों का हाथ पकड़ा और मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों का हाथ पकड़ा। हम भजनपुरा में हैं और ऐसी ही एक कहानी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों की दुकान बचाने की बहुत कोशिश की, कई जतन किए। हमारे साथ यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक ये दुकान है, आप देख सकते हैं, ये दुकान जो है पूरी तौर से लूट ली गई है। चूड़ी की दुकान है और देखेंगे किस तरीके से पूरा ये माल जो है यहाँ पर बिखरा पड़ा है। तो ये दुकान लूटी गई और अब इस हालत में है। आज जिस तरह से ज़िंदगी जो है वो अपने वापसी ढर्रे पर लौट रही है, तो आज दुकान के मालिक यहाँ पर अपनी दुकान यहाँ पर खोलने आए हैं। कितने दिन के बाद आप यहाँ पर दुकान खोलने आए हैं और क्या नुकसान हुआ है? सर 1 हफ्ते के बाद आए हैं और कम से कम 5 लाख रुपए से ऊपर का मेरा नुकसान है इसमें, और सारा सामान डैमेज कर दिया। जितना भी सामान था इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी सब निकाल लिया। 15 साल हो गए सर मुझे यहाँ पे काम करते करते। अच्छा। मार्केट में। हाँ। कैसे फिर भी इतना सामान जो बचा है, कैसे बचा, किस तरह से बचा? ये हमारे थोड़ा पड़ोसियों ने ताले वाले डाले दुकान में, तो उससे काफी बचा हुआ है। जो भी है इसके अंदर जो भी बचा है, क्या कहेंगे उनके लिए? शुक्रिया कहेंगे उनका। लेकिन यहाँ पर वो सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ जिन्होंने वाकई इस दुकान को और कई दुकानों को बचाने की कोशिश की। भाई आप लोग यहाँ रहे, क्या हालात थे, कैसे आप लोगों ने मेहनत की, कैसे बचाया? देखिए हालात तो सर ये थे कि भीड़ देख तो चेहरा नहीं था और पता नहीं कहाँ से वो असामाजिक तत्व थे। हमारे अलावा और भी कई दुकानदार थे जिन्होंने कोशिश करी कि काफ़ी सारी दुकानें बचाने की, बाहर भी और यहाँ पर भी, लेकिन बचाते बचाते इस गली के अंदर कम से कम 8 दुकानें हैं मुसलमानों की, सभी मोहम्मदन भाइयों के हमारे, जो फिर भी बचाने के बाद भी एक दुकान ये लुट गई। हमने बहुत कोशिश करी हम लोगों ने, और काफ़ी सारे भी दुकानदार हमारे साथ थे जो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हम बचा नहीं सके बस। फिर भी आगे आप बता रहे हैं कि इधर को बहुत सारी दुकानें हैं, तो क्या उनमें भी लूट हुई है? नहीं, उनमें लूट नहीं हुई, जिनको बहुत बचा लिया हमने। शायद ये समझ लीजिए कि अगर इसका ताला टूट गया तो शायद वो भीड़ लूटपाट करने के इरादे से आए थे, लूटपाट करके चले गए, तो बाकी भाइयों का जो है कि हम साथ से बचा सके दुकानें, बस ये था जी। बस आप लोगों ने क्या किया, किस तरीके से बचाया? सर देखो, बचाने के बाद तो ये थी, पहले तो हम अपनी दुकानों पे थे, इसलिए हमारी भीड़ अपनी दुकानों पे थी, और हमारे बाजार के बंदों ने, किसी ने कोई नहीं, किसी ने, बाकी बाजार के इतने लोग थे कि अपनी दुकान के पास खड़े हुए थे। इन भीड़ों को रोकने के लिए हम इन दुकानों पे भी थे, क्योंकि ये सारे हमारे भाई हैं, सारे दोस्त इतने सालों से एक साथ रहे, सब चीज कर रहे हैं। कम से कम 7 दुकान हमारे बाजार के अंदर, मगर करते करते भी 10 बंदे 500 बंदों को नहीं रोक सकते, क्योंकि आपके ऊपर भी मेरे ऊपर भी चोट लगी है। बाजार के बंदों ने भी बहुत रखा, हर बाजार का बंदा ये कहता है कि नहीं है, बाहर वालों कोई आएगा, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मगर जो भीड़ होती है ना, भीड़ इकट्ठी वाली थी। लूटपाट जो हुई है किसी दुकानदार ने नहीं करी, ना कोई आस पड़ोस करेगा। हमारी गली के अंदर भी फुल सपोर्ट करा था, लेडीजें भी आई, सब लेडीजों को पता है कि क्या था क्या नहीं था। आस पड़ोस के लोगों ने जितना जिससे जो होगा वो करा हम लोगों ने। बाकी इसके अंदर ये नहीं कि किसी का एहसान करा कि मोमडन की दुकान है, हमने बचाने के लिए कुछ करा कि हमें सहानुभूति किसी से। ये सारे भाई थे हमारे, हम एक दिन यहाँ बैठकर रोज खाना खा रहे हैं, हर एक काम एक साथ कर रहे हैं,
बस वही चीज़ है, इतने कह सकते हैं बाजार की और कुछ नहीं। क्या कहेंगे जो दंगाई आए और जो ये सब कुछ करके गए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, एक तो खौफ तक ज़्यादा था कि वो पता नहीं किसको क्या कर जाए, और उसमें ये नहीं देखा गया कि वो जो क्या करना है। पहले हम खुद अपने प्रोटेक्शन खड़े रहे, फिर उन्होंने वो उसका ताला तोड़ा, इसका तोड़ा, फिर भी जो बचते बचते जो बचा लिया। गली वालों ने साथ दिया, कोई दुकानदार खड़े हो गए, क्वांटिटी हमारी कम पड़ गई। क्या अब आगे का क्या है? क्योंकि अब तो जो होना था जो हो गया, जो लूटना था लूट गया, लेकिन अब आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग लगभग 15-20 साल से एक साथ हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं, कुछ भी नहीं। हालात जो है वो अब वापस मामूल पर लौट रहे हैं, लोगों में हिम्मत बन रही है। जो दंगा था, फसादी थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आगे जो है वो भाईचारा यहाँ पर बना रहेगा और जिस तरह से हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं वो साथ रहेंगे, और यही चीज़ निकल करके कहीं ना कहीं अब सामने आती है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कल अमित शाह की शहरी तरमीमी कानून की हिमायत में हुई रैली में गोली मारो जैसे नारे लगाए गए। ऐसे ही नारे दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा ने लगाए थे। कोलकाता में अमित शाह की रैली में की गई इस शर्त पसंदी के खिलाफ अमन मार्च निकाला गया। पीस रैली शहर के सुबोध मलिक स्क्वायर से महाजती सदन तक निकाली गई, जिसमें लेफ्ट, कांग्रेस व समाजी तंजीमों ने हिस्सा लिया। अमन रैली का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने। की मीटिंग में जहां अमित शाह शरीक हुए थे, उस मीटिंग में लगाए गए नारे के खिलाफ आज कोलकाता में अमन पीस में रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं कोलकाता की मुख्तलिफ तंजीमें, लेफ्ट, कांग्रेस समेत मुख्तलिफ समाजी तंजीमें इस मीटिंग में, इस रैली में शरीक हुई है। ये पीस रैली निकाली गई है और यहाँ के जो नारे लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में इस तरह के नारे जो दिल्ली में लगाए गए थे, उस तरह के नारों की बंगाल में इजाजत नहीं होगी। हमारे साथ कुछ लीडरान हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ, आज ये रैली फैसिस्ट जो सरकार हमारे देश चला रहे हैं, जो दिल्ली में जो अभी स्थिति हुआ है, वो बहुत सारे आम आदमी ऐसे ही मर गए हैं। ये जो आम आदमी का हर वक्त कत्ल हो रहा है, ये हमारे देश की सरकार, उनके जो नीति है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हमारे हिंदुस्तान को जो बंटवारा करना चाहते हैं, ये जो मतलब मृत्यु जो हो रहे हैं उसे कारण हो रहे हैं। उसे मृत्यु के खिलाफ, उसके साथ साथ हमारे पश्चिम बंगाल में भी एक फैसिस्ट सरकार है, जो सरकार ये मदद दे रही है कि जैसे भी हो ये धर्म के नाम पे जो राजनीति ये तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी वाले ने कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये हमारा आज मिছিল है। पीस रैली है जो आज निकाली गई है और कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि इस तरह की राजनीति और इस तरह के नारे को बंगाल के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। खास बात इंडिया में इसी के साथ फिलहाल इतना ही।